तुमने मेरी सारी असाइनमेंट पूरी कर ली है ना? और जो मैडम ने प्रोजेक्ट दिया था तुमने वो भी पूरा कर दिया है ना? वो इस वक्त ईशान के साथ वापस घर जा रही थी। जी मैडम साहिबा, आपके सारे काम हो गए हैं। उसने सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। यार कसम से तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। एनी ने प्यार भरी नज़रों से ईशान को देखा था। वो इस बात को दिल से मानती थी कि वो ईशान के बिना अधूरी है। ईशान उसे हर कदम पर चाहिए था, हर मोड़ पर, जो उसके लिए हमेशा खड़ा रहे। अगर मैं न होता तो यकीनन ये सारे काम तुम्हें खुद करने पड़ते और ये तुम्हारे लिए अच्छा होता, क्योंकि फिर तुम जो इतनी आलसी हो गई हो ना, वो आलस तुम्हारा सारा छूट जाता। मैंने ही तुम्हारी आदत ख़राब कर दी है, सारे काम टाइम पर देकर। कभी कभी तो सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए ताकि तुम खुद पर डिपेंड रहकर अपने काम खुद से कर सको। ईशान ने ये बात ऊपरी मन से कही थी, हालांकि उसके दिल में ऐनी के लिए क्या चल रहा था ये वही जानता था। जबकि ईशान की बात पर ऐनी ने बुरा सा मुंह बनाया था। बेकार की बात मत करो ईशान, तुम्हारे बिना भला मैं एक कदम भी चल सकती हूँ? ईशान 2 कदम चलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और ऐनी एकदम से रुक गई थी। 2 कदम नहीं चल सकती हो तो क्या पूरी जिंदगी मेरे बिना चल सकती हो? ईशान की बातों का मतलब ऐनी समझ न सकी थी, या फिर उसने जानकर भी अनजान बनने का नाटक किया था। भला पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ की क्या ज़रूरत है? फिलहाल तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी तब तो मुझे तुम्हारा साथ मजबूरन छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि मैं एक लड़के से दोस्ती रखूं। समझ आया तुम्हें? वो उसके सीने पर हथेली जमाकर उसे थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का देते हुए बोली थी और आगे की ओर कदम बढ़ा दिए। जबकि ईशान अपने दिल में उठती कसक को दबा कर रह गया था। वो कितनी कोशिश करता था कि ऐनी के मुंह से अपने लिए एक अच्छी बात सुन सके जो उसे उम्मीद की एक किरण दे दे, लेकिन ऐनी हमेशा ऐसा ही करती थी। जब भी वो बातों बातों में उसे अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता, वो उसकी बातों को मजाक में उड़ा देती और दोस्ती से आगे वो एक कदम भी नहीं बढ़ाती थी। ईशान उसका बचपन का दोस्त था, वे स्कूल में भी साथ पढ़ते थे। दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया और अब दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वो अक्सर उसके साथ आती जाती रहती थी। दोनों का घर एक दूसरे के घर के काफ़ी करीब था और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी काफ़ी था। ईशान बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, जबकि उसके उलट ऐनी पढ़ाई में उतनी ही बुद्धू थी। ईशान हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। बचपन में जब वो होमवर्क करके नहीं लाती तो वो खुद अपना होमवर्क भी फाड़ देता था और फिर टीचर से दोनों मिलकर मार खाते थे। ऐनी हैरान होती थी। वो कहती, जब तुम होमवर्क करके लाते हो तो तुम क्यों टीचर की मार खाते हो? और तब ईशान हंसकर कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता जब टीचर मुझसे कहती है कि तुम पढ़ाई में होशियार बच्चे हो और ऐनी जैसी बुद्धू बच्ची के साथ मत बैठा करो। इसीलिए मैं टीचर को जताना चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ाई में कमज़ोर हूँ और होमवर्क करके नहीं लाता। ऐसा करने से टीचर मुझे तुमसे अलग नहीं करेगी। और ऐनी बस हैरान निगाहों से उसे देखती रहती। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला था। अब तो ऐनी दिन ब दिन और भी पढ़ाई में पीछे होती जा रही थी, क्योंकि उसका सहारा ईशान मौजूद था। धीरे धीरे ईशान ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वो बचपन से ही उसका होमवर्क करता और जब वो स्कूल से कॉलेज में पहुंचे तब भी यही रूटीन जारी था और कॉलेज से यूनिवर्सिटी भी पहुंच चुके थे। ऐनी जैसे तैसे पासिंग मार्क्स ही ला पाती थी और ईशान हमेशा टॉप करता था। अब दोनों यूनिवर्सिटी में थे और यूनिवर्सिटी में भी ईशान उसके असाइनमेंट पूरी किया करता था और उसके प्रोजेक्ट्स भी तैयार करता था। बदले में वो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बना कर लाती थी, क्योंकि ईशान को ऐनी के हाथों का खाना बहुत पसंद था। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है ऐनी। काफ़ी दिनों से वो अपने दिल में रखी हुई बात उसे बताना चाहता था और आज हिम्मत करके ऐनी के सामने आकर खड़ा हो ही गया था। ईशान, फ़िलहाल तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, लेकिन वादा करती हूँ कि रात को तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगी, तब तो मुझे बता देना। वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटती हुई उठकर खड़ी हुई थी और ईशान के चेहरे का रंग अचानक ही गायब हुआ था। वो कितनी हिम्मत करके आज अपने दिल की बात कहने के लिए उसके सामने आया था और वो उसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन अभी तुम कहाँ जा रही हो? उसने बेचैनी से पूछा, क्योंकि आजकल ऐनी बहुत ही कम वक्त उसे देती थी। मैं ज़रा लाइब्रेरी पढ़ने जा रही हूँ। तुम्हें पढ़ाई का कब से इतना शौक हो गया? पेपर्स में भी तुम बड़ी मुश्किल से पढ़ती हो।
उसने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, मगर वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करती हुई उठकर खड़ी हुई। कैसी बातें कर रहे हो ईशान? तुम खुद ही तो कहते हो कि मैं पढ़ाई को सीरियस होकर लिया करूं, और जब पढ़ाई को सीरियस ले रही हूं तो तुम मुझ पर तंज कस रहे हो। वो उसे हैरान और परेशान छोड़कर खुद मुस्कुराती हुई वहां से जा चुकी थी। ऐनी के चेहरे के फैलते रंग देखकर ईशान का दिल धड़क उठा था। आज उसकी गंदमी रंग में गुलाबीपन घुला हुआ था। आंखों में ऐसी चमक थी जो ईशान ने पहले कभी नहीं देखी थी। लबों की हल्की मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। कुछ तो था जो ईशान से छुपा हुआ था। ईशान को दाल में कुछ काला लग रहा था। वो हमेशा ऐनी को यही कहता था कि कुछ भी हो जाए मुझसे कोई बात मत छुपाना, और ऐनी की बहुत गंदी आदत थी कि वो हमेशा से ही उससे बातें छुपाया करती थी, और फिर बाद में जब ईशान को पता चलता तो वो उससे नाराज़ हो जाता था और वो उसकी विनती करने बैठ जाती, उससे माफ़ी मांगती और कहती कि आगे से तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। ईशान भी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर फ़ौरन ही मान जाता था। वो अपनी ऐनी को उदास नहीं देख सकता था और इसीलिए उसकी हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देता था। और अब उसने सोच लिया था कि पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही वो ऐनी को अपने दिल के जज्बातों से आगाह कर देगा और पढ़ाई ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। अब उसके बिना और ज़्यादा दिन नहीं रह सकता था। हमेशा उसे अपने करीब रखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। बचपन की मोहब्बत अब और भी जोर पकड़ चुकी थी और उसके जज्बात अब उसे बुरी तरह बेचैन करने लगे थे। उसका जिद्दी दिल बस ऐनी को अपने करीब करना चाहता था और यही सोचकर वो आज ऐनी को अपने दिल की बात बताने चला आया था। कल ही जाकर उसने ऐनी के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी थी, क्योंकि अब ईशान अपनी मोहब्बत अपने दिल में दबाकर नहीं रख सकता था। वो फर्स्ट क्लास से ही उसे पसंद करता था और तभी उसने ये तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर उसी से शादी करेगा। लेकिन वो इजहार करने से डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए खो दे और जो दोस्ती का रिश्ता है वो भी ख़त्म हो जाए। वो वहीं खड़ा खड़ा ऐनी को जाते हुए देखता रहा। ऐनी अब लाइब्रेरी की ओर मुड़ चुकी थी। ईशान से वहाँ और खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उसके कदम खुद ब खुद ऐनी के पीछे उठने लगे थे। वो ऐनी के पीछे पीछे ही चलने लगा था, मगर वो लाइब्रेरी जाने की बजाय आगे की ओर बढ़ गई और फिर थोड़ी ही देर में वो यूनिवर्सिटी के बाहरी गेट को पार कर गई थी। ईशान हैरान हुआ था। उसने सोचा कि वो यहीं रुक जाए और यहीं रुककर ऐनी के आने का इंतजार करे, लेकिन उसका दिल नहीं माना और वो ऐनी के पीछे पीछे ही चलने लगा। ऐनी यूनिवर्सिटी से थोड़ी ही दूर एक पार्क के अंदर दाखिल हुई थी। वो इस पार्क में आमतौर पर ईशान के साथ ही आती थी। जब भी वो लोग यूनिवर्सिटी से जल्दी फ्री हो जाते इसी पार्क में आकर बैठते थे, खाते पीते थे और बातें करते थे। मगर आज वो अकेली जा रही थी और यही देखने के लिए ईशान उसके पीछे गया था। मगर सामने का मंजर देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके कदमों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। उसके दिल में इतनी तीव्रता से ये ख्वाहिश जागी कि काश उसकी आंखों की रोशनी चली जाए और जो मंजर उसके सामने था वो धुंधला हो जाए। काश इसे अच्छा तो ईशान उसके पीछे आया ही ना होता। एक भरम था कि शायद ऐनी भी उससे मोहब्बत करती है। वो भरम न टूटा होता, लेकिन आज वो भरम टूट गया था, क्योंकि वो इस वक्त एक बेंच पर ईशान के बड़े भाई मनीष के साथ बैठी हुई थी, जिसने मजबूती से ऐनी का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। ऐनी ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था। ये सब क्या था? ईशान के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था। तो क्या ऐनी का उसके घर आना, उसके भाई के बारे में बातें करना, उसके भाई के बारे में सवाल करना, इस सब का मतलब ये था कि वो उसके भाई को पसंद करती थी? ये खुलासा उसके लिए बहुत बड़ा था। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने बेसाख्ता अपनी जेब से वो डायमंड रिंग निकाली जो वो बड़ी चाहत से ऐनी के लिए ख़रीद कर लाया था। उसने अपने सारे ख्वाब टूटते हुए महसूस किए थे और उनकी किरचें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। पिछले 2 दिनों से मनीष भी लगातार अपने घर में यही बात कर रहा था कि वो किसी लड़की को पसंद कर चुका है और उससे शादी करना चाहता है। कोमल जी ने भी कह दिया था कि लड़की ख़ानदानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मेरी कोई डिमांड नहीं है। वो वक्त दूर नहीं जब हम एक हो जाएंगे। मनीष ने ऐनी की आंखों में देखते हुए जज्बात से भरे लहजे में कहा, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर अपने हाथों पर तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाकर तुम्हारे पहलू में बैठूंगी। आई लव यू मनीष। अब ये दूरी और ज़्यादा सही नहीं जाती। जल्दी से मुझे अपना बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो,
वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो रही थी। जल्दी ही वो वक्त आ जाएगा मेरी जान, मैं खुद तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। कहते कहते मनीष ने एनी का हाथ ऊपर उठाते हुए उस पर अपने होंठ रखे थे और ईशान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की थीं। एनी ने तुरंत अपना हाथ मनीष के हाथ से छुड़ाया था। मनीष के होंठों का स्पर्श एनी के पूरे बदन में एक कप कपाहट सी भर चुका था। शर्म से उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। मनीष उसका ये शर्माया हुआ रूप देखकर हल्के से मुस्कुराया था। जब तुम इस तरह शर्माती हो तो जी चाहता है तुम्हें अपनी बाहों में कसकर दबा लूं और तुम्हारा ये शर्मीला मनमोहन रूप अपने दिल में उतार लूं। तुम पर ऐसे घटा बनकर छा जाऊं कि तुम्हारी शर्म के सारे पर्दे हटा दूं। धीरे धीरे मनीष बेबाक होने लगा था और एनी के दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। प्लीज़ मनीष बस कर दें, अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रुकूंगी। एनी छोटी मोटी नाराज़गी से बोली थी और मनीष खिलखिलाकर हंस पड़ा था। तुम्हारी यही तो अदा मुझे पसंद है मेरी जान। वो थोड़ा सा एनी के और भी करीब हुआ था। और प्लीज़ मनीष दूर होकर बैठें, ये पब्लिक प्लेस है। एनी इधर उधर नज़र डालते हुए मनीष से थोड़ा दूर हटकर बोली थी। ओके बाबा, एक तो तुम्हारी बाउंडेशन बहुत है, मनीष मुंह बनाकर बोला था। तुमने अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बता तो दिया ना? एनी ने तेज़ी से पूछा। हाँ बता दिया है, मामा बहुत मुश्किल से मानी है। वो मेरी शादी हमारी ही सोसाइटी में करना चाहती हैं, लेकिन मैंने बताया है कि लड़की पढ़ी लिखी, खूबसूरत और ख़ानदानी है, इसलिए मामा राजी हो गई हैं और आज तुम्हारे घर पर मेरा रिश्ता लेकर आएंगी। तुम भी बस अपने माँ बाप को मना लेना, क्योंकि मैं भी अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो गया है मेरी जान। ये कहकर उसने एनी के थोड़ा सा करीब होते हुए अपने होंठ एनी के गालों पर रख दिए थे और एनी को जैसे एक करंट सा लगा था। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा था। उसने लरजती पलकें उठाकर मनीष को देखा था, जिसकी आंखों में इस वक्त मदहोशी के रंग चमक रहे थे। वो एकदम उठकर खड़ी हुई थी। उसे पता था वो जितनी देर मनीष के पास बैठेगी मनीष यही शरारतें करता रहेगा। मनीष ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर कब आओगी? मनीष, जल्द से जल्द शादी करके मुझे अपना बना लो। इस तरह छुप छुप कर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पूरे हक और इज्जत के साथ तुम्हारे करीब होना चाहती हूँ। उसने बहुत ही प्यार से कहते हुए मनीष के हाथ से अपना हाथ हटाया था और उसके हाथ छुटाने पर मनीष के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था और एनी ने उसकी नज़रों की नाराज़गी को पढ़ लिया था। यकीन करो मनीष, शादी के बाद मैं कभी तुम्हें खुद के करीब आने से मना नहीं करूँगी, बल्कि मैं खुद हर वक्त तुम्हारे करीब रहने की कोशिश करूँगी कि तुम भी मुझसे उकता जाओगे। शरारती अंदाज में कहते हुए अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए थे और ईशान, जो कितनी ही देर से इस मंजर को आंसू भरी निगाहों से देख रहा था, एक पेड़ की ओट में हो गया। आज उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। सारे सपने चकनाचूर हुए थे। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था वो लड़की उसके भाई से मोहब्बत करती थी। कैसे वो पूरी ज़िंदगी उसे अपनी भाभी के रूप में देखकर जी सकेगा? वो थके थके कदमों से वापस लौट आया था। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो उसे अचानक ईशान का ख्याल आया, जिसने उससे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। फ़ोन कर लेती हूँ, कहीं नाराज़ ना हो जाए। एक तो ये ईशान भी ना बात बात पर मुंह फुला लेता है। सोचते हुए एनी ने जल्दी से अपने पर्स से मोबाइल निकाला था। उसने ईशान को कॉल मिलाई, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। रात को सोने से पहले भी उसने ईशान को कॉल लगाई थी, मगर उसका नंबर बंद था और ऐसा पहली बार हुआ था। उसे ईशान की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो अपना फ़ोन कभी भी बंद नहीं रखता था। यहाँ तक कि रात के समय भी उसका फ़ोन हमेशा ऑन रहता था, कभी भी साइलेंट पर नहीं लगाता था। और ये सब कुछ वो सिर्फ़ और सिर्फ एनी की खातिर करता था। उसे एनी की चिंता रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो एनी को उसकी ज़रूरत हो, और अब एनी को बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। उसे ईशान की चिंता भी होने लगी थी और उस पर गुस्सा भी आने लगा था। सुबह बात करती हूँ मैं उसे, अच्छे से जानता है जब तक मैं रात को उससे बात न कर लूँ और पूरे दिन क्या क्या हुआ उसके साथ शेयर न कर लूँ मुझे नींद नहीं आती। फिर भी मोबाइल बंद करके बैठा है। एक नंबर का गधा है ये ईशान भी। अगर ईशान उसके सामने होता तो वो सच में उसके बाल नोच लेती, लेकिन फ़िलहाल तो उसने खुद पर कंट्रोल किया और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब वो उसे यूनिवर्सिटी में मिला तो वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ी थी और उसका हाथ पकड़कर शिकायत करते हुए कहने लगी, तुम्हें पता भी है कल मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी? तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉल्स की हैं और तुम नंबर बंद करके बैठे हो।
एक जख्मी नज़र ईशान ने ऐनी पर डाली थी और फिर चेहरे से होती हुई नज़र उस हाथ पर गई थी जिस हाथ से उसने ईशान के हाथ को थामा हुआ था। कोई और वक्त होता तो ईशान को ये स्पर्श सुकून दे चुका होता, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पर किसी ने दहकती हुई आग रख दी हो। उसने एक झटके से अपना हाथ ऐनी के हाथ से खींचा था। कल ही ये हाथ वो अपने भाई मनीष के हाथ में भी देख चुका था। इन हाथों पर मनीष ने अपने होंठ भी रखे थे। वो पल याद आते ही ईशान के अंदर आग सी भड़क उठी थी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आइंदा मुझसे बेकार में चिपकने की कोशिश भी मत करना। अपने काम से काम रखो। दो टूक अंदाज में कहकर वो उससे पहलू से होकर गुजरने ही लगा था कि उसने मजबूती से ईशान का बाजू पकड़ लिया। ऐनी को झटका लगा था। ईशान आज पहली बार उससे इस अंदाज में बात कर रहा था और ईशान के इस अंदाज पर ऐनी का दिल दुख से सिमटने लगा था। यहाँ तक कि दुख और गुस्से से उसकी आंख के कोने गीले हो गए थे। उसने तो ईशान का हमेशा प्यार भरा रूप ही देखा था और आज ये रूप देखा तो आंखें खुद ब खुद गीली हो गई थी। अब तुम अपनी दोस्त के साथ ऐसा करोगे? तुमने मुझे कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती तो मुझसे इतना बड़ा सच न छुपाती। न चाहते हुए भी उसके लबों पर शिकायत आ गई थी। मुझे लगता था कि हम दोनों सच्चे दोस्त हैं। तुम वाकई मेरे साथ सच्ची हो। मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए मेरे घर आती हो, लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि मैं तो सिर्फ एक बहाना था, असली वजह तो कोई और थी। तो मेरी नाक के नीचे मेरे भाई से मोहब्बत करती रही और मुझे अंदाज़ा भी ना हो सका। देखा कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। इस मोहब्बत के चक्कर में तुमने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया। वो पूरी तरह से टूट चुका था और ऐनी को एक झटका लगा था। वो एक गहरा सांस लेकर रह गई। वो ईशान की ओर देखने लगी। वो कब से खुद को तैयार कर रही थी कि ईशान को अपनी मोहब्बत के बारे में बता दे, लेकिन चाह कर भी बता नहीं पा रही थी और आज ईशान को खुद ही पता चल गया था। देखो ईशान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी मगर मनीष ने मुझे मना किया था। उसका मानना था कि जब तक हम दोनों के बीच कोई मजबूत रिश्ता नहीं हो जाता तब तक हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अब भी मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और ऐनी उसे दूर तक जाता देखती रही। मगर कुछ दिनों से ज़्यादा वो उससे नाराज़ न रह सका। एक हफ्ते के बाद ही उसने खुद ही उसे कॉल लगाई थी, क्योंकि अब उसे उस लड़की की आदत हो चुकी थी। उसकी किस्मत में उसका प्यार नहीं था, लेकिन वो अपनी दोस्ती से पीछे नहीं हट सकता था और उसे ये दर्द भी सहना था कि वो उसके नाम कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि वो सारी उम्र भाभी के रूप में उसके घर में रहेगी। ऐनी को कॉल लगाने से पहले उसने खुद से एक मजबूत इरादा किया था कि वो सिर्फ ऐनी से एक दोस्ती का रिश्ता रखेगा। ऐनी के लिए उसके दिल में जो भी जज्बात हैं उसे अपने दिल के किसी कोने में दबा दिया था। अब वो उसकी भाभी बनने वाली थी और ऐनी के लिए उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अब अपने भाई की बीवी के हवाले से सम्मान होना चाहिए। दिल को जैसे तैसे समझाते हुए उसने ऐनी से दोबारा बातचीत शुरू कर दी थी। ऐनी की और मनीष की मंगनी भी हो चुकी थी। वे दोनों बहुत खुश थे। मोहब्बत को पा लेने की खुशी क्या होती है, ये मनीष और ऐनी के चमकते चेहरे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वे दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते थे। चूँकि उन दोनों के घर करीब करीब थे, इसलिए आना जाना भी लगा रहता था। वो अक्सर ही मनीष के घर किसी न किसी बहाने से आती रहती थी। एक दिन जब वो खीर देने के बहाने उसके घर गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पलटकर वापस जा रही थी कि तभी उसकी नज़र ईशान के कमरे की ओर उठी थी। ईशान के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। बेध्यानी में उसके कदम ईशान के कमरे की ओर बढ़े थे। ऐनी महसूस कर रही थी जब से उसकी और मनीष की मंगनी हुई थी, ईशान उससे दूर दूर रहने लगा था। पहले की तरह खुलकर हंसी मजाक नहीं करता था और ये बात ऐनी को अंदर ही अंदर कहीं चुभने लगी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा ईशान भी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। अचानक ही उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। उसने वो डायरी उठा ली। वहाँ पर लिखी हुई लाइनों को जब उसने पढ़ा, उसे ऐसा लगा कि आसमान उसके सिर के ऊपर आकर गिरा है। मुझे पहली बार उससे तब मोहब्बत हुई जब वो पहले दिन स्कूल आई थी और मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठी थी। तब वो अपनी मम्मी को देखकर रो रही थी। रोने की वजह से उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें गुलाबी हो रही थीं और पहली नज़र में ही मैं उसकी आंखों में डूब गया था। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन मेरे दिल ने चुपके से भगवान से प्रार्थना की थी कि ये लड़की हमेशा मेरे पास रहे। मैं बस एकटक उसे देखे जा रहा था। वो मुझे रोते हुए बहुत क्यूट लगी थी।
धीरे धीरे मैं एनी के करीब होता चला गया और हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। और धीरे धीरे ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। ये लाइन किसी और की नहीं बल्कि ईशान की लिखी हुई थी। उसके बाद भी उसने बहुत सी जगहों पर उसे मोहब्बत का इजहार किया था। अचानक उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने वो डायरी जल्दी से वहीं पर रख दी और वो खुद कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आई तो देखा मनीष फ्रेश फ्रेश सा हाथों से बालों को संभालता अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। उसे देखकर हैरान रह गया था। थोड़ी ही देर पहले वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आया था। कमरे से बाहर निकला तो उसे एनी नजर आ गई और उसके होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान फैल गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? उसने पीछे झांका लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। नहीं, मैं अकेली आई हूँ। दरअसल मम्मी ने खीर बनाई थी, वही भेजी थी। उसने टेबल पर रखे खीर के बाउल की तरफ अपनी नज़र डाली थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें। देखने का मन कर रहा था। वैसे मम्मी घर पर नहीं है, बल्कि कोई भी घर पर नहीं है। ओ अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। जब वो आए तो खीर के बारे में बता देना। ये कहकर वो उसके पास से होकर गुजरने ही लगी थी कि मनीष ने उसका बाजू पकड़कर अपनी ओर खींचा था। वो सीधा उसके सीने से जा लगी और बुरी तरह घबरा गई। आज से पहले वो कभी भी उसके इतना करीब नहीं गई थी। मनीष प्लीज पीछे हटो, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अभी तो तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझसे दूर होने का कह रही हो। ये कहकर अपने हाथों का घेरा उसकी कमर पर तंग किया था और उसकी गर्दन की तरफ झुका था। उसके खुले रेशमी बालों में मुंह दिए उसकी खुशबू को अपने अंदर तक उतरता हुआ महसूस कर रहा था। एनी मनीष के सीने से लगी खड़ी थी। दोनों के दिल की धड़कनें पूरी रफ्तार से धड़क रही थीं। एनी का दिल डर की वजह से धड़क रहा था, जबकि मनीष का दिल एनी की संगत पाने के लिए मचल रहा था। अगले ही पल उसे उसकी सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन को छूता वो पीछे हट गई थी। उसे अपनी धड़कनों की आवाज़ तेजी से सुनाई दे रही थी। देखो मनीष, ये सब कुछ ठीक नहीं है। शादी से पहले हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, एनी ने अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभालते हुए कहा था। लेकिन मनीष तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो भावनाओं से भरे लहजे में उसकी बात काटते हुए बोला था। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते मेरी जान। उसने दोबारा से एनी को अपने करीब करते हुए अपने हाथों की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर ली और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शादी तो हमारी 1 महीने बाद हो ही जाएगी, लेकिन मैं इस बेचैनी का क्या करूं जो हर वक्त मुझे परेशान किए रखती है। जब भी तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारी तलब होने लगती है। मेरी ये बेचैनी ख़त्म कर दो। देखो ना, कितना अच्छा मौका है। घर में कोई भी नहीं है, हम दोनों तन्हा अकेले हैं। ये पल तो किस्मत से मिलते हैं और मैं इन पलों को पूरी ज़िंदगी के लिए यादगार बना लेना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अपने दहकते होंठ एनी के कंधे पर रख दिए थे और एनी जी जान से कांप उठी थी। मनीष की संगत के ख्वाब उसने सजाए थे, बल्कि मनीष के साथ खूबसूरत पलों का सोचकर उसका दिल धड़क उठता था, चेहरा शर्म से लाल हो जाता। लेकिन इस तरह शादी से पहले ये सब कुछ करने के लिए उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। मनीष के होंठ एनी के होंठों को छूते इससे पहले ही एनी ने उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी थी। मैंने सुना है अगर शादी से पहले ये सब कुछ कर लिया जाए तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। यार, फिजूल बातें हैं ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी कम होगी? वो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला था। तो एनी ने ना में सिर हिला दिया। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। वो एक बार फिर से उसकी कमर अपनी हथेलियों में जकड़ चुका था और फिर अगले ही पल झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी गर्दन में बाहें डाले एनी खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो न मनीष के मुंहजोर जज्बों को लगाम दे सकती थी, न अपने दिल को अब बेकाबू होने से रोक पा रही थी। मनीष उसे बाहों में लिए कमरे में लेकर आया था और पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया। एनी को बेड पर लिटाते हुए अब की बार वो उसके चेहरे पर झुक गया था और प्यार से उसके एक एक नक्श को छूने लगा था। और जब वो उसके नरम गुलाबी नाजुक होंठों के पास आया तो दिल बुरी तरह बेकाबू हुआ था और अगले ही पल वो उसके सूखे होंठों पर अपनी जबान फेरते हुए उन्हें गीला कर रहा था। एनी के होंठों से एक मदहोश सिसकी निकली थी और ये सिसकी मनीष के जज्बातों में आग लगाने के लिए काफ़ी थी। बेकाबू होकर उसने एनी के होंठों को अपने होंठों में दबाया था। वो भी अब मदहोश होती जा रही थी। अपने महबूब की संगत उसे भी बहका रही थी। अगले ही पल मनीष ने उसका दुपट्टा उतार कर साइड में रखा था। जैसे ही मनीष का हाथ
उसके कुर्ते से नीचे होता हुआ उसकी धड़कनों पर पहुंचा था। ऐनी होश की दुनिया में वापस आई थी। मुझे डर लग रहा है मनीष, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। अचानक ही उसके दिमाग में अपनी माँ का ख्याल गूंजा था, जिसने उसे इन सब चीज़ों से सख्ती से मना किया था। यही तो वजह थी वो उसे शादी से पहले अपने ससुराल जाने से भी रोकती थी, मगर ऐनी उनको बताए बगैर ही चली आती थी। आज भी उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो अपनी ससुराल में मौजूद है। लेकिन मनीष अब अपने होश में कहाँ था, वो तो पूरी तरह मदहोश हो चुका था। ऐनी की संगत में उसकी उंगलियां ऐनी की नरम धड़कनों पर धीरे धीरे शरारत कर रही थीं और ऐनी ने सब कुछ दिमाग से निकालते हुए तड़प कर अपने नरम होंठ मनीष के होंठों पर रखे थे। वो अब और ज़्यादा खुद को रोक ही नहीं सकती थी। 1 महीने बाद तो हमारी शादी हो ही जानी है, उसके बाद तो मैं और मनीष हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर इसमें गलत क्या है? ऐनी ने ये सोचते हुए खुद को समझाया था और पूरी तरह खुद को मनीष के हवाले कर दिया। ऐनी की तरफ से हाँ का इशारा मिलते ही मनीष एकदम जज्बात की शिद्दत से जुनूनी हुआ था। उसने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी थी और ऐनी को भी हर पर्दे से आज़ाद कर दिया था। उसका नरम मोम सा वजूद मनीष को किसी और ही दुनिया की सैर करा रहा था। बेकाबू होकर वो एक जोर का बाइट उसकी धड़कनों पर कर गया था और ऐनी तड़प उठी थी। प्लीज़ मनीष, आहिस्ता। सॉरी यार, जज्बातों में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। मनीष प्लीज़ लाइट तो बंद कर दे, मुझे शर्म। और मनीष ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी, लेकिन दिन का समय था, हल्की रोशनी कमरे में अब भी आ रही थी और ऐनी का बेपर्दा वजूद मनीष की बाहों में मचल रहा था। फिर उस दिन नाजुक लम्हों में बहकर उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो उसके सीने पर सर रखे गहरी सांसें ले रही थी और मनीष भी अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। ऐनी, मुझे लगता है अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, ऐसा ना हो तुम्हें कोई मेरे कमरे में देख ले। मनीष अपनी शर्ट पहनते हुए बोला था, जबकि ऐनी को भी अब घबराहट होने लगी थी। शर्मिंदगी का एहसास था जो उसे सर नहीं उठाने दे रहा था। लेकिन मनीष के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक सुकून फैला हुआ था। ऐनी से पहले ही मनीष अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। उसके बाद वो उसके सामने जाने से हिचकिचाने लगी थी। वो भी अपने बिजनेस में बिजी हो गया था, लेकिन जब भी कभी मिलता उसे उस दिन का हवाला देना नहीं भूलता था। उन पलों को याद करते हुए वो ऐनी को छेड़ता था और जब भी वो उस दिन की बात करता तो वो शर्मा जाती थी और उसके चेहरे पर फैले हुए रंग मनीष को उसका और भी दीवाना बना देते थे। शादी की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। सिर्फ 15 दिन बचे थे जब वो दुल्हन बनकर मनीष की ज़िंदगी में शामिल होने वाली थी। उसके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे और उधर शादी की तैयारियां भी। वो दोनों के बीच में घन चक्कर बनकर रह गई थी। ईशान से उसकी मुलाकात अब कम ही होती थी और मनीष को सोचते हुए अब वो ईशान को धीरे धीरे खुद ही इग्नोर करने लगी थी। पहले ईशान उसकी पढ़ाई में मदद कर दिया करता था तो उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन उसे पढ़ाई से कोई ख़ास लगाव नहीं था। बस इतनी तैयारी कर ली थी कि पास हो जाती। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से निकली तो उसे घर से फ़ोन आया था। उसकी मम्मी उसे फ़ौरन घर आने का कह रही थी। मनीष का एक एक्सीडेंट हुआ था और वो अस्पताल में था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो रोती तड़पती अस्पताल पहुंची थी, जहां ईशान, कोमल जी और उसकी माँ भी मौजूद थे। कॉरिडोर में जैसे मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। वो धड़कते दिल के साथ अपने माँ के पास आई थी। मम्मी, मनीष। और उसकी माँ तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। फिर वो अपनी सास के पास आई। मम्मी जी, मनीष कैसा है? वो अच्छी खबर सुनने के इंतज़ार में थी, लेकिन कोमल जी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसा है मनीष? वो ठीक तो है ना? वो ईशान के पास बढ़ते हुए उसके कंधों को पकड़कर बोली थी। प्लीज़ ईशान, बताओ मुझे, मनीष कैसा है? मनीष भाई की हालत ठीक नहीं है यानी, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। और ऐनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से जान निकाली हो। वो वहीं कुर्सी पर ढेर हो गई थी। मनीष को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। ईशान, उसे ठीक होना होगा। वो तड़प उठी थी। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आया था। आप में से ऐनी कौन है? पेशेंट ऐनी को अंदर बुला रहा है, उससे जाकर मुलाकात कर लें, क्योंकि आपके मरीज के पास ज़्यादा समय नहीं है। और ये सुनकर जैसे सबके ऊपर एक कयामत आकर गुजर गई थी। कोमल जी चीखती हुई वहीं ज़मीन पर ढेर हो गई थी। मेरा मनीष, मेरा मनीष मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर प्लीज़ उसे बचा लें। देखिए प्लीज़ समझने की कोशिश करें। आप में से जो भी ऐनी हैं वो प्लीज़ अंदर चले जाएं। पेशेंट को कुछ ज़रूरी बात करनी है शायद।
जाओ एनी, भाई तुम्हें बुला रहे हैं। अपनी लाल आंसू भरी निगाहों से ईशान ने एनी को देखा था और एनी खुद को घसीटती हुई अंदर कमरे में पहुंची थी, जहां ईशान मशीनों में जकड़ा लेटा हुआ था। उसकी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। मनीष, वो सिसक उठी थी और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। कैसे हो मनीष? बहुत सपने सजाए थे एनी, तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के लिए, लेकिन शायद भगवान ने हमारा साथ यहीं तक लिखा था। तुम्हारे साथ गुजरे हर पल को अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझकर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। शायद भगवान ने इतनी कम ज़िंदगी लिखी थी, इसीलिए तुम्हारे साथ वो खूबसूरत पल एक तोहफे में दे दिए थे। मेरे जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को रोक मत लगाना। एनी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। एनी, वादा करो मुझसे, प्लीज़ एनी, वादा करो। और एनी न चाहते हुए भी रोते रोते अपना सर हाँ में हिला गई थी। मनीष ने मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि वो मुस्कुरा भी न सका था। एक आखिरी इच्छा है, प्लीज़ पूरी कर दो। एक बार अपने होठों से छू लो, शायद तकलीफ कम हो जाए। और रोती हुई एनी ने अपने होठ मनीष के माथे पर रख दिए थे। एनी के होठों का स्पर्श पाते ही मनीष ने एक आखिरी हिचकी ली थी। अपने हाथों में मनीष के बेजान होते हाथ को महसूस करते हुए एनी चीख उठी थी। वही हुआ जिसका डर था। मनीष इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया और उसके साथ ही एनी को लगा कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। एनी पिछले 3 दिन से बुखार में तप रही थी। जब से मनीष की मौत हुई थी, एनी एकदम पागल सी हो गई थी। आज उसकी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ था। वो खिड़की के पास खड़ी खुले आसमान को देखते हुए मनीष को ही याद कर रही थी। मनीष, क्यों छोड़कर चले गए तुम मुझे? वो मनीष को याद करते हुए रो पड़ी थी जब उसकी माँ कमरे में आई थी। बेटा, ईशान मिलने आया है तुमसे। वो पिछले 3 दिन से लगातार तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन तुम होश में नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है तो मिल लो उससे। और एनी ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया था। थोड़ी देर बाद ईशान उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। एनी की हालत को देखते हुए ईशान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एनी मनीष से इतनी मोहब्बत कर सकती है। एनी की मोहब्बत के आगे ईशान को अपनी मोहब्बत कम लगने लगी थी। कैसी हो एनी? जिंदा हूँ, छोटा सा जवाब देकर वो फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी थी। खुद को तकलीफ देकर तुम भाई की आत्मा को भी तकलीफ दे रही हो। हाँ ईशान, मनीष ने वादा लिया था मुझसे कि मैं उसके जाने के बाद खुद को तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन इस दिल का क्या करूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनीष की यादें बसी हुई हैं। नहीं निकलता वो इस दिल से, तो क्या करूं? वो रो पड़ी थी। तो कोशिश करो एनी, जिंदगी रुक नहीं जाती, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मनीष ने भी तो यही कहा था ना ईशान, लेकिन कैसे कैसे बढ़ूं आगे? नहीं बढ़ सकती। उसने दुख और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो पल जो उसने मनीष के साथ बिताए थे आंखों के सामने घूमने लगे थे। वो उसके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गलत काम कर चुकी थी, जिसके बाद वो किसी और की लायक भी नहीं रही थी। मनीष के मरने के सिर्फ 1 महीने बाद ही एनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और जब वो अस्पताल गई तो पता चला वो उम्मीद से है। उसे लग रहा था कि किस्मत उसके साथ कोई बहुत बड़ा मजाक कर रही है। एक से बढ़कर एक सदमा। वो इस बच्चे को खो नहीं सकती थी। ये उसके मनीष की निशानी था, उसके प्यार की निशानी। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो उनकी हालत भी अपनी बेटी से अलग नहीं थी। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्हें एक ही उम्मीद की किरण नजर आई थी, और वो था ईशान। उन्होंने ईशान से बात की कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। उसके भाई की मौत को तब 2 महीने बीत चुके थे और ये सुनकर ईशान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सबके सामने ये जाहिर नहीं किया था कि वो उस लड़की को पहले से ही पसंद करता है, बल्कि खामोशी से उनका हुक्म मान लिया। दूसरी तरफ एनी अपने होने वाले बच्चे की खातिर इस शादी के लिए राजी हो गई थी। वो अपने बच्चे को बेनाम इस दुनिया में लाना नहीं चाहती थी, लेकिन एनी का दिल घबरा रहा था। वो उसकी डायरी पढ़ चुकी थी, इसीलिए उसे डर था जब ईशान को सच्चाई का पता चलेगा तो उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। न सिर्फ उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उनका रिश्ता भी टूट जाएगा। वो एक अजीब सी कश्मकश में उलझ गई थी। अपने बच्चे को बाप का नाम भी देना चाहती थी, लेकिन ईशान के दिल में अपनी इज्जत को कम भी नहीं करना चाहती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसे लग रहा था कि धीरे धीरे वो गहरे अंधेरे की ओर बढ़ती जा रही है। और फिर वो दिन भी आ गया जब वो उसी घर में विदा होकर गई थी जिस घर के आंगन में उतरने के लिए उसने सुनहरे सपने सजाए थे।
मगर मनीष की बीवी बनकर नहीं, बल्कि ईशान की बीवी बनकर। उन दोनों का सादगी से मंदिर में ले जाकर विवाह कर दिया गया था। कमरे के बीचों बीच एक जहाजी साज का बिस्तर रखा था, जिस पर लाल रंग की शानदार रेशमी चादर तनी हुई थी। उसी पर सजी सबरी ऐनी चुपचाप बैठी थी, गुलाबी और लाल लहंगे में लिपटी, जैसे चांदनी में ढला कोई गुलाब हो। सर पर झुकी चुन्नी, माथे पर झूमर और हल्के कांपते होंठ। हर चीज में एक बेचैनी थी, एक गहरी सोच, एक अधूरे ख्वाब की गूंज, और पलकों पर कुछ अधूरे आंसू जो शायद अंदर के तूफान को बाहर लाने से रोक रहे थे। ऐनी के हाथ कांप रहे थे। उसने हल्के से दुपट्टा थामा हुआ था, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। बाहर से रिश्तेदारों की धीमी आवाजें आ रही थीं, मगर अंदर कमरे में सिर्फ खामोशी का राज था। एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। उस पल में वो सिर्फ एक दुल्हन नहीं थी, वो एक बेबस लड़की थी, जिसका अतीत सवाल बनकर उसके सामने बैठा था और भविष्य धुंध में छिपा एक अनजान सफर कर रहा था। कमरे का दरवाजा खुला और ईशान मजबूत कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। उसके अंग अंग से आज खुशी छलक रही थी। जिसके सपने बचपन से सजाए थे, आज वो उसकी किस्मत में लिख दी गई थी। हालांकि वो जानता था कि ऐनी मनीष से मोहब्बत करती थी, लेकिन ईशान ने अपने दिल को समझाया था, मनीष भाई अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐनी से इस कदर प्यार करूँगा, अपनी मोहब्बत में इस कदर डुबोकर रख दूंगा कि धीरे धीरे उसके दिल से मनीष की मोहब्बत उतर जाएगी और उसके दिल पर सिर्फ और सिर्फ ईशान की मोहब्बत का रंग होगा। जैसे ही वो बिस्तर पर बैठा, ऐनी को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। कैसी हो तुम? उसके धीमे लहजे में सवाल पूछने पर ऐनी के हाथ डर की वजह से कांपने लगे थे। जब दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया तो ईशान ने समझा शायद वो शर्म की वजह से खामोश है। उसने धीरे से उसका घूंघट उठाया और वो पलकें झपकाना भूल गया। यूं लग रहा था जैसे आसमान से कोई चांद जमीन पर उतर आया हो। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। आंखों की उदासी उसे और भी हसीन बना रही थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, उसने भारी लहजे में कहा। उसने ऐनी का हाथ धीरे से पकड़ा और उस पर अपने होंठ रख दिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा ऐनी। अतीत में तुम्हें जितनी भी तकलीफ़ें मिली हैं, मैं उन सब तकलीफ़ों की भरपाई कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम दुनिया की सारी मोहब्बतें भूल जाओगी। आंसू खामोशी से टूटकर उसकी आंखों से नीचे गिरे थे, जिन्हें ईशान ने फौरन अपनी उंगलियों के पोरों से चुन लिया था। आज के बाद तुम्हें रोने नहीं दूंगा, मेरा तुमसे ये वादा है। इसके बाद वो बैठा रहा, उससे कस्में वादे करता रहा, आने वाली नई जिंदगी के सपने सजाता रहा, मगर ऐनी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग अभी भी अतीत में ही अटका हुआ था। ईशान ने उसके सिर से धीरे से दुपट्टा हटाया और थोड़ा सा आगे होते हुए उसके माथे पर अपने होठों का स्पर्श दे दिया। वो घबराकर पीछे की ओर हटी थी। ईशान अब तक यही समझ रहा था ये एक स्वाभाविक शर्म है। सुहागरात में हर लड़की ही शर्माती है। उसने अपनी पकड़ नरम ही रखी और उसे हल्का सा अपनी ओर खींचा। वो उसके होठों पर झुकने ही वाला था कि ऐनी ने उसे जोर से पीछे की ओर धक्का दिया था और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? अरसल ने परेशान होकर पूछा तो ऐनी को होश आया। वो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर हो गई थी। मैं अभी इस रिश्ते के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। लेकिन ऐनी ऐसा क्यों? तुम्हें क्यों समय चाहिए? मैं तुम्हारे लिए अनजान तो नहीं हूँ ना? बचपन से हम एक साथ रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और अब तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो चुका है। अगर तुम्हें इस नए रिश्ते को शुरू करने में डर या घबराहट है तो मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें फूलों से भी ज़्यादा संभाल कर छूऊंगा, कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, वो शिकायत भरे अंदाज में बोला था। ऐनी उसके चेहरे को देखती रह गई। अब वो उसे क्या बताती कि अगर उसके बस में होता तो वो उससे पूरी ज़िंदगी का वक्त मांग लेती। ऐनी का दिल उसे कचोट रहा था। मनीष के साथ रिश्ता बनाकर अब वो ईशान को धोखा नहीं दे सकती थी। वो अपने बच्चे की खातिर खुदगर्ज हो गई थी और ईशान को धोखे में रखकर उससे शादी कर ली थी। ईशान तो सिर्फ यही समझ रहा था कि वो मनीष से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसका वजूद अब भी अनछुआ था। उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। प्लीज़ सिर्फ 1 महीने का वक्त दे दो, वादा करती हूँ उसके बाद तुमसे कोई मांग नहीं करूँगी, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। ईशान उठा और अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। उसे अचानक घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? इस बार उसकी आवाज़ में बिना चाहे कड़वाहट आ गई थी। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही,
वो तुमसे अचानक आप पर आई थी। शायद दोनों के बीच नए रिश्ते का असर था। वो बिस्तर से उतरी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी कि ईशान ने उसका हाथ एक झटके से पकड़कर अपनी ओर खींचा था। वो सीधे उसके सीने से लगते लगते बची थी। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मुझसे कुछ भी न छुपाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा कोई भी राज मेरे सामने आ गया उस दिन मैं बहुत बुरा व्यवहार करूंगा। तुम जानती हो कि मुझे झूठ बोलने वाली लड़कियों से कितनी नफरत है, और इस भूल में बिल्कुल भी मत रहना कि इस बार भी मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर दूंगा। अगर कोई बात है तो मुझे अभी बता सकती हो। वो उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए सख्त लहजे में बोला था और वो जी जान से कांप उठी। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। इस बार ईशान ने उन आंसुओं को नहीं पोंछा था, बल्कि बल्कि उसे चुपचाप खुद से दूर कर दिया था और फिर कमरे से ही बाहर चला गया, जबकि वो कमरे के बीचों बीच खड़ी चुपचाप उसे नज़रों से दूर होता देखती रही। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इस बच्चे को इस इंसान से कैसे छुपा सकती हूँ? आज नहीं तो कल इस बच्चे के बारे में ईशान को पता चल जाएगा और तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? शादी से पहले उसकी माँ ने कहा था कि शादी की पहली रात ही ईशान को सब कुछ बता देना, और जब एनी ने कहा कि माँ शादी से पहले क्यों नहीं, तो उसकी माँ ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया था। भूल कर भी ये गजब मत करना एनी। भले ही ये बच्चा उसके भाई का है, लेकिन कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी पहले से किसी के साथ रिश्ता बना चुकी हो। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद ये बात तुम ईशान को बता देना। उसे बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है वो तुम्हें और इस बच्चे को अपना लेगा। आखिर को ये उसके भाई की निशानी है, और आज की रात वो चाह कर भी ईशान को सच्चाई बता न सकी। हे भगवान, मुझे बचा ले। सिर्फ तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वो फिर से वहीं बिस्तर पर बैठ गई। नादानी में उसने एक गलती कर दी थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उस गलती का इतना बड़ा नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। वो रोते रोते कब सो गई उसे खुद ही पता नहीं चला। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि वो ईशान की बाहों में थी, जबकि ईशान ने अपना सिर उसके सिर के साथ टिका रखा था। उसकी सांसों की गर्माहट वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे उसकी पकड़ से निकलने ही वाली थी कि ईशान ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। साफ जाहिर था कि वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वो नींद में था या सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था, ऐनी समझ न सकी, क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं। इस दौरान वो उसके चेहरे के नक्शों को देखने लगी। आज जिंदगी में पहली बार वो ईशान के चेहरे को गौर से देख रही थी। इससे पहले उसने कभी भी ईशान को इस नज़र से नहीं देखा था, क्योंकि वो तो मनीष से मोहब्बत करती थी और उसी को देखना उसे पसंद था। निस्संदेह वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था, मनीष से भी ज़्यादा। तीखे नए नक्श, हल्की सांवली रंगत जो उसकी पर्सनालिटी पर खूब जचती थी। वो किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। ये बात वो बहुत पहले से जानती थी कि ईशान उसे पसंद करता है, लेकिन उसने हमेशा उसे इग्नोर किया था, क्योंकि उसके दिल में ईशान के लिए कोई जज्बात थे ही नहीं। फिर उसकी बातचीत मनीष से शुरू हुई थी, जो बहुत हंसमुख लड़का था। उसे हमेशा से ही मजाकिया लड़के पसंद थे। जहाँ तक ईशान का सवाल था तो वो गंभीर स्वभाव का था, बहुत कम बोलता था, और वो भी सिर्फ ज़रूरत के लिए। इसके अलावा वो किसी से भी खुला नहीं रहता था। एनी को वो बहुत बोरिंग लगता था, और अब वो उसी इंसान की बीवी के रूप में उसके पास मौजूद थी। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? न जाने उसके दिल में क्या आया कि उसने ईशान से सवाल कर दिया, क्योंकि उसे पता था ईशान सो नहीं रहा। क्या तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए? मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसका जवाब पता होगा। उसने हल्की सी आंखें खोलकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा था। तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करते हो? आंसुओं का गोला उसके गले में अटक गया था। क्योंकि तुम मोहब्बत किए जाने के काबिल हो, ईशान की तरफ से तुरंत जवाब आया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मुझे जितना अच्छा समझ रहे हो मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो खुद ही शक की बातें करके अपने पति को शक में डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूँगा, और ना ही कभी कर सकता हूँ। वो उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला था। क्या तुम्हें इस बात पर अफसोस नहीं कि मैं तुम्हारे भाई की छोड़ी हुई औरत हूँ? एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ठहर सा गया था। उसने अपनी मुट्ठियाँ गुस्से से भींच लीं। उसने एनी को पहले भी समझाया था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मगर वो हर बार उसके भाई को बीच में ले आती थी। वो पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए खूंखार लहजे में बोला, आज तुम्हें आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ। इसके बाद अगर तुमने मेरे भाई का नाम लिया तो तुम्हें सजा दूंगा और तुम पर जरा भी रहम नहीं करूँगा।
अगर मेरा भाई इस दुनिया में होता और तुम उसकी बीवी होती तो भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हें वही मान और सम्मान देता जो एक भाभी का होता है। लेकिन अब फिलहाल तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, तो तुम्हारे मुंह से किसी गैर मर्द का नाम ना सुनूं, भले ही वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। समझी तुम? एनी उसका अच्छा खासा मूड ऑफ कर चुकी थी। वो एक झटके से उसे छोड़ता हुआ बाथरूम में चला गया और फ्रेश होकर तैयार होने के बाद बिना उसे बात किए कमरे से बाहर चला गया और वो अपनी आंखों के आंसू पोंछती रह गई थी। उनकी शादी को लगभग 1 हफ्ता बीत गया था, मगर अभी तक वो उसके करीब नहीं गया था और ना ही एनी उसे करीब आने की अनुमति देती थी। जब भी वो उसके पास जाने की कोशिश करता तो कोई ना कोई बहाना बना देती या फिर उसकी नज़रों के सामने से दूर हट जाती। इन सब से अब ईशान को झुंझलाहट होने लगी थी। कभी कभी तो उसे ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता क्योंकि वो उस लड़की पर हक रखता था। इसके बावजूद भी वो उसके पास नहीं जा सकता था। उस दिन ईशान ने एनी का हाथ पकड़ा तो उसने बेहद बदतमीजी से अपना हाथ छुड़ाया था और वहाँ से भाग गई। ये नज़ारा ईशान की माँ कोमल जी ने भी देखा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस लड़की से शादी मत करो क्योंकि ये लड़की इस काबिल नहीं है कि मैं इसे अपने घर की बहू बनाऊं। कोमल जी को एनी शुरू से ही पसंद नहीं थी। क्या हो गया है मम्मी, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? अगर उसने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे तो अब इस लड़की से डर आने लगा है। पहले इसने मेरा एक बेटा मुझसे छीन लिया और फिर उसे जान से ही मार दिया। मम्मी बस कर जाएं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। सारा कसूर उसी लड़की का है। उसकी नज़र की वजह से ही मेरा बेटा इस दुनिया से गया है। मैं तो पहले ही उसकी मनीष से मंगनी करवाने के पक्ष में नहीं थी, मगर तुम लोगों की वजह से चुप रह गई। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा होता कि वो मनीष के बाद तुम्हें भी मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी तो कभी भी तुम्हें उससे शादी करने की अनुमति न देती। वो अपने अंदर का जहर बाहर निकाल कर वहाँ से चली गई। अब ईशान उस जगह अकेला खड़ा था और आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। क्या कभी हम दोनों का सब कुछ ठीक हो पाएगा? उसने बेइच्छा सोचा था। एनी की हरकतें देखकर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था। अगले दिन जब वो अपने कुछ कागजात खोज रहा था तभी उसकी नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी थी। वो हैरान रह गया कि ये फ़ाइल यहाँ क्या कर रही है। उसने फ़ाइल खोली तो उसमें रखी रिपोर्ट देखकर ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की उसे इतना बड़ा धोखा देगी। एनी, एनी, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। वो जो बाहर लॉन्च में पड़े सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर बुरी तरह घबरा गई। भागती हुई कमरे में गई तो देखा वो एक फ़ाइल हाथ में पकड़े खूंखार निगाहों से उसकी ओर देखे जा रहा था। ये सब क्या है? उसने फ़ाइल जोर से ज़मीन पर उसकी ओर उछाली थी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैं नहीं जानती, उसने धीमे लहजे में कहा। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि वो डर के मारे अपनी जगह पर कूद पड़ी। उसने आज तक ईशान का ये रूप नहीं देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो वो नफरत भरे लहजे में बोला, अपने ये झूठे आंसू संभाल कर रखो क्योंकि अब तुम्हारी सारी ज़िंदगी इन्हीं आंसुओं को बहाते गुजरनी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी खुशियाँ बनाए रखने के लिए मैं अपनी माँ से लड़ गया और तुम्हारी माँ की बात मानने के लिए अपने घर वालों की नापसंदगी सह ली, मगर इसका मुझे क्या सिला मिला? यही कि मेरे नसीब में एक बदचलन औरत आ गई। ये बच्चा किसका है? जब मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया तो तुम माँ कैसे बन सकती हो? बताओ किसका बच्चा है ये? वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की तो वो जख्मी से अंदाज में हंसने लगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं, मगर इसके बावजूद अपने पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही हो। ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का बच्चा है, मनीष का बच्चा है ये। अब एनी ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। ये उसकी संतान है जो मेरे पेट में पड़ रही है। हो गई थी गलती हम दोनों से। मनीष मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि उस दिन मैं उसकी मोहब्बत के आगे पिघलती चली गई। मुझे लगा था कि हमारी शादी हो ही जाएगी, तो शादी से पहले ये सब करना सामान्य है। मुझे क्या पता था कि कुदरत उसे मुझसे छीन लेगी और इस बच्चे को मेरे लिए एक परीक्षा बना देगी। जबकि ईशान तो अपने चारों ओर धमाके से महसूस कर रहा था। शोर सुनकर ईशान की माँ भी वहाँ पर आ गई थी। वो एनी की सारी बातें सुन चुकी थीं। ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो, पता नहीं किसकी गंदगी पेट में लिए घूम रही है। मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल रही, आप वो रिपोर्ट्स देख सकती हैं
जिसमें आपके बेटे का नाम लिखा है। ये बच्चा उसी का है जो मेरे पेट में पल रहा है। ईशान, मेरी मानो, अभी और इसी वक्त इसे धकेल कर इस घर से बाहर निकाल दो। ये इस काबिल नहीं कि तुम्हारी पत्नी बने। तुमने सारी जिंदगी खुद को औरतों से दूर रखा है और अपने आप को संभाल कर रखा, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी किस्मत में एक अपवित्र औरत आए। तुम कैसे इस बदचलन औरत को स्वीकार कर सकते हो? वो अपने बेटे के कान भरने लगी थी। ईशान काफ़ी देर तक चुपचाप उसके चेहरे की ओर देखता रहा। वो कुछ बोलने के काबिल कहाँ रह गया था। बहुत देर बाद उसके होंठ खुले थे। अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं रात के इस पहर कहाँ जाऊँगी? ये मेरा मसला नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, मगर मेरे सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारे होने से मुझे घिन महसूस हो रही है। वो उस वक्त बहुत टूट चुका था। उसकी आंखें गहरे गम से लाल हो गई थीं, जबकि उसका शरीर गुस्से की वजह से कांप रहा था। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं वादा करती हूँ कि सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। आपको इस बच्चे का वास्ता है, वो रोते हुए बोली। मगर ईशान अब उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर बन गया हो। इतना बड़ा धोखा। उसे धोखे में रखकर उससे शादी की। शादी के बाद भी उसे अपने करीब नहीं आने दिया। वो तड़पता रहा, अपने जज्बातों से जंग लड़ता रहा, लेकिन ऐनी की मर्जी के बिना उसके करीब नहीं गया। और वो लड़की उसके जज्बातों का मजाक बनाती रही, उसके साथ धोखा करती रही। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। कोमल जी ने उसे धकेल कर घर से बाहर निकाल दिया था। वो काफ़ी देर तक दरवाजे के सामने ही बैठी रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो सड़क के किनारे चलने लगी। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। उसके मायके वाले भी दूसरे शहर जाकर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उसके भाई का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया था। इस शहर में वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। फिलहाल उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे वो किसी टैक्सी से होटल जाकर एक रात ठहर सके। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? वो एक जगह पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो बुरी तरह घबरा गई। वो आदमी देखने में तो किसी सम्मानित घर का ही लग रहा था। मैडम जी, रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं है, अपने घर जाओ। उसने उसे घर जाने की सलाह दी। वो अनिच्छा से उसके सामने रो पड़ी। मेरा कोई घर नहीं है, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरा कोई भी अपना नहीं है। उसने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। थोड़ी देर बाद वो जो उस अजनबी से डर रही थी, उसने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उस आदमी के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया, और वो उसे मुस्कुराते हुए नहीं देख पाई थी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर एक दिन के लिए रह सकती हो। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ बहनें घर पर हैं। सुबह होते ही तुम अपने परिवार के पास चली जाना, या फिर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे परिवार से बात करवा देता हूँ। नहीं, मैं अभी उन्हें फ़ोन नहीं करना चाहती। वे मेरे बारे में जानकर और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं आज की रात आपके घर पर रह लूँगी और फिर सुबह होते ही अपने परिवार को बुला लूँगी। वो जानती थी उसकी माँ हार्ट पेशेंट हैं। कहीं ऐसा न हो कि उसके बारे में जानकर उनकी तबीयत खराब हो जाए। यही सोचकर उसने ये बात अपने दिल में रखने का फैसला कर लिया था। वे दोनों पैदल ही चल रहे थे कि अचानक वो एक बड़ी हवेली के सामने आकर रुक गया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। वो हवेली देखकर उसे पहचान गई। ये जगह वो कई बार अखबारों में देख चुकी थी। वो कोई सम्मानित लोगों का घर नहीं था, बल्कि एक कारोबार का अड्डा था। उस वक्त उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे सच्चाई का पता चल चुका है। वो आगे बढ़ने की बजाय धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी, लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने भागना शुरू कर दिया। उसे भागते हुए देखकर वो आदमी एकदम से घबरा गया और वहाँ खड़े गार्ड्स को इशारा कर दिया कि वो उसे पकड़कर लेकर आए, क्योंकि वो कोठे की मालकिन के लिए बहुत कीमती साबित होने वाली थी। वो बिना पीछे देखे भागी जा रही थी कि अचानक उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। तब तक कि वो लोग उसके सर पर पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो उसे छू पाते, एक जोरदार मुक्का उस आदमी के मुंह पर पड़ा था जो ऐनी की तरफ बढ़ रहा था। ईशान वहां आ गया था। मिनटों में ही उसने उन लोगों को वहां से मार भगाया। जब वो उसकी तरफ ध्यान देने आया तो वो देखकर बुरी तरह घबरा गया था कि उसके घुटने जख्मी हो गए थे। वो उस वक्त सड़क पर बैठी रो रही थी। ईशान ने उसके पैर को छूना चाहा तो वो एकदम तुरंत पीछे की ओर हट गई। खबरदार, जो तुमने मुझे छुआ, मुझे तुमसे नफरत है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। मुझ पर जितना गुस्सा करना है घर जाकर कर लेना, लेकिन फिलहाल चुप रहो
और मेरी बात मानो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं अपनी बात अपने तरीके से मनवा सकता हूँ। ईशान जबरदस्ती उसका पैर पकड़ते हुए उस पर अपना रुमाल बांध गया था। तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, अब मेरे पीछे क्यों आए हो? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह बेदाग नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी तरह महान हूँ। मैं पाप में डूबी हुई एक लड़की हूँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई भी मेल नहीं है। वो अनिच्छा ही उस पर तंज कर गई थी, जबकि वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। और फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और मजबूत कदम आगे बढ़ाने लगा। ईशान ने उसे घर से बाहर तो निकाल दिया था, मगर उसके बिना उसे एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। उसका ध्यान बार बार भटककर उसी लड़की की ओर जा रहा था। उसकी विनती करती आंसू भरी निगाहें उसके दिल को बेचैन कर रही थीं। उसे गुस्सा आ रहा था कि ऐनी ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई थी, और फिर वो जख्मी सी हंसी हंसा था। ये तो उसकी बचपन की आदत है, मुझसे बातें छुपाना। इतनी बड़ी बात भी छुपा गई। आज उसे महसूस हो रहा था कि यही वो सच्चा प्यार है जिसके बारे में उसके गुरुजी बातें किया करते थे, कि हम अपने महबूब के 100 दोष जानते हैं, मगर उसके बावजूद हमारा दिल महबूब को पाने के लिए तड़पता है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ऐनी ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ, मगर मैं तुमसे बात किए बिना रह नहीं सकता। कहते कहते उसने ऐनी को गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया था और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। तुम मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती हो, मुझे नहीं पता, वो उसके गालों को प्यार से खींचते हुए बोला था। थोड़ी देर पहले जो गुस्सा था, वो गुस्से का तूफान थम चुका था। अब उसे अपनी ऐनी वही 5 साल की छोटी सी ऐनी दिख रही थी, जिससे वो फर्स्ट क्लास से ही प्यार में पड़ चुका था। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, वो अपने डर का इजहार करते हुए बोली। उसे लग रहा था कि वो उसे इसी वजह से अपने साथ लेकर जा रहा है, क्योंकि यही उसकी शर्त होगी कि ऐनी इस बच्चे को गिरा दे। फिक्र मत करो, मैं भी कोई कातिल नहीं हूँ। तुम इस बच्चे को दुनिया में लाओगी और मैं उसे बाप का नाम और प्यार दूंगा। अब की बार वो हैरानी से ईशान की ओर देखने लगी। वो इंसान धूप छांव जैसा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने उसके माथे को छूते हुए सवाल किया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। ये तय है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे तुम्हारे अतीत को स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ स्वीकार करने को तैयार हूँ। अतीत में जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूल जाऊंगा, और तुम भी उसे भूल जाओगी। मैं तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करता। अगर तुम मुझे भरोसे में लेकर वो सब कुछ पहले ही बता देती। मुझे तुम पर गुस्सा इस बच्चे की वजह से नहीं था, बल्कि ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात का था कि तुमने मुझसे ये सब कुछ छुपाए रखा, जबकि तुम मुझे अपना दोस्त कहती थी। मैं बहुत शर्मिंदा थी, मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझती थी, लेकिन मैं तुमसे दूर भी नहीं जाना चाहती थी। अब कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएगा ऐनी। ये कहकर उसने ऐनी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ऐनी के जाने के बाद वो अपने घर में काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा था। वो उसके लिए बहुत बेचैन हो गया था, और जब उसने ऐनी को ख़राब हालत में देखा तो उसका दिल टूटने को था। वो उसे एक बार फिर घर वापस लेकर आया था। मैं तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ, तब तक तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। हालत देखो अपनी कितनी ख़राब कर रखी है। वो अब उससे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, और ऐनी भी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हुए बाथरूम में घुस गई। प्लीज़ ईशान, मेरे कपड़े। थोड़ी देर बाद बाथरूम से ईशान को ऐनी की आवाज़ आई थी, जबकि ईशान ने कपड़े देने की बजाय ऐनी का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया था। और ईशान के सामने इस हालत में खड़े होने पर ऐनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अब तो इजाज़त दे दो, कब तक इस मासूम को तड़पाओगी? वो धीरे से उसके करीब होते हुए उसके कान में सरगोशी कर रहा था, और वो शर्माते हुए उसके सीने से लग गई। वो उसे बाहों में लिए बेड पर आया था। साइड लैंप ऑफ करता वो उसके ऊपर बादल बनकर छा गया था। ऐनी की सिसकियों पर वो एकदम डर गया था। तुम ठीक हो? वैसे मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। हम बच्चे की पैदाइश के बाद अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। वो इतने भोलेपन से बोला था कि ऐनी की हंसी निकल गई थी। मैं ठीक हूँ ईशान, कहते कहते ऐनी ने खुद ही आगे बढ़कर अपने होठों से ईशान को चूम लिया था, और ऐनी की खनकती हंसी सुनकर ईशान की जान में जान आई थी, और उसने बहुत ही प्यार से नाजुक फूलों की तरह ऐनी को अपने आप में समेट लिया था। उस रात दोनों ने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की थी। इस बार उसने कोमल जी से भी सख्ती से कह दिया था कि कोई भी उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है वो उनका अपना ही खून है। वो उसके बड़े भाई की संतान थी।
जब वो बच्चा दुनिया में आया तो उसे सबसे ज़्यादा प्यार ईशान ने ही दिया था। हूबहू वो ईशान की कॉपी लगता था। वो दोनों माँ बेटे का बेहद ख्याल रखता था। उसने कभी भी एनी को अतीत की बातें याद नहीं दिलाई थीं। कोमल जी भी अपने मनीष की निशानी को सीने से लगाकर जी उठी थीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे दोबारा से मनीष उनकी गोद में आ गया हो। एनी भी खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी, जिसे ईशान जैसा पति मिला था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।